संस्था। इसी समूह में अगर मैं चला जाऊं प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह, संदर्भ समूह। ठीक है, अगर इसी समूह में मैं चला जाऊं तो इसमें हमको और टॉपिक कवर करना है, प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह, संदर्भ समूह। संस्था में अगर मैं चला जाऊं, जनरीति, जनरीति, प्रथा और लोकाचार। अगर जिन्होंने पुराने वर्षों के क्वेश्चन पेपर को उठा के देखा होगा तो इसमें से कुछ क्वेश्चन उनके आंख में दिखाई दे रहे होंगे। देखा है किसी ने? पूछा है प्राथमिक समूह द्वितीयक समूह क्या होता है? पूछा है ना? या समिति क्या होता है, उसके फीचर्स बताओ, पूछा है? ऐसे ही संदर्भ समूह और ऐसे ही आपका लोकाचार। जनरीति और प्रथा के बारे में तो नहीं पूछा है, लोकाचार के बारे में पूछा है। हो गया यहाँ तक? सभी नोट कर लिए? अब इसमें मैं एक एक टॉपिक को स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ अपन बाद में जाएंगे, यहाँ उस टेबल टाइप में आप पढ़ाई करिए। ठीक है? प्यारों की टीम आ गई क्या? दंड नहीं देता बल्कि हल्के दंड देता है, और या तो आप समाज के बीच में हंसी मजाक का पात्र बनोगे। जैसे कि पहले के समाज की बात करूं, आज से 25 साल 50 साल पहले तो सलवार और साड़ी का पैटर्न था, सलवार और साड़ी का पैटर्न था। ठीक, अगर कोई व्यक्ति जीन्स पहन ले, कोई गर्ल्स, ठीक है, तो किसी प्रकार को उसको जेल में तो नहीं डाल देते थे, नहीं डालते थे ना जेल में। क्या करते थे? अरे वो फलाना के टूरिल देखा था कैसे हो गए, यही तो हंसी मजाक करते थे ना। ठीक है, लेकिन अगर वो उस समय जीन्स के जगह आज के कल्चर का ड्रेस पहन ले तो उस समय उसको क्या करते? कठोर दंड देते, जेल में डाल देते ना। ठीक है, तो अंतर केवल जो है दोनों के एक सुविधा बन जाता है और एक समाज की आवश्यकता बन जाती है। तो आवश्यकता बनने से वो समाज के कल्याण से जुड़ जाता है, इतना ही अंतर है इसमें। आप क्यों बोल रहे थे? ब्रह्मचर्य में वो मेनली वानप्रस्थ आश्रम में होता है। ठीक है, क्योंकि संन्यास में माना जाता है कि वो समाज से अलग हो गया है और स्वयं के लिए जी रहा है। बस जो तप कर रहा है व्यक्ति, क्षमता बाकी है आगे और पढ़ने का? बाकी है? वो देखो नहीं बोल रही है। हो गया? खत्म करें? नेक्स्ट और जब भी समय मिलेगा और अगर आपकी ओर से डिमांड आया कि सर को बुलाएं तो मैं बिल्कुल उपस्थित होऊंगा आपके साथ। ठीक है? ठीक है, आप लोगों ने धैर्यपूर्वक सुना मुझे, धन्यवाद आप सभी का। आ जाएगा ना? ठीक, धर्म में इतना ही है। और कहाँ पर? आंतरिक गुणों का विकास होता है। हाँ, शारीरिक, आंतरिक और बाह्य पवित्रता। आंतरिक पवित्रता माने कि आपके अंदर के मन की पवित्रता, और बाह्य पवित्रता माने कि आपके जो वातावरण है उसको साफ सुथरा रखने का।
25 साल कोई व्यक्ति जो है ब्रह्मचर्य में रहेगा और 25 साल उसके अगले 25 साल जो है गृहस्थ में रहेगा, उसके अगले 25 साल, ठीक है, और उसके अगले 25 साल संन्यास। माने कि ये आश्रम व्यवस्था एक स्थान या ठहराव है जहाँ व्यक्ति आगे के कार्य को करने के लिए तैयार होता है। समझ में आया? आश्रम व्यवस्था क्या है? आश्रम व्यवस्था वह स्थल या ठहराव है जहाँ व्यक्ति रुककर आगे के कार्य करने के लिए प्रयत्न करता है, उद्यम करता है। ये क्या है? आश्रम व्यवस्था है। वानप्रस्थ में रहकर ब्रह्मचर्य में रहकर आप गृहस्थ जीवन की तैयारी करते हैं, गृहस्थ जीवन में रहकर आप वानप्रस्थ की और वानप्रस्थ में फिर संन्यास की। ठीक है? क्यों? क्योंकि गृहस्थ जीवन आप सही से तभी चला पाएंगे जब आपने ब्रह्मचर्य जीवन में सही विद्या पाठन किया हो। समझ गए? और संन्यास आश्रम में आप जाएंगे तो उसको आप सही से तब कर पाएंगे जब आपने अपने गृहस्थ जीवन के सारे कर्तव्यों को पूर्ण किया हो। तो आश्रम व्यवस्था क्या व्यवस्था है? एक ठहराव की व्यवस्था है, या एक ठहराव का स्थल है जहाँ व्यक्ति अपने आने वाले कार्यों के लिए, कर्तव्यों के लिए तैयार होता है, प्रयत्न करता है। क्लियर हुआ सभी को? अब पुस्तक में क्या लिखा है समझना, ठीक है? आश्रम जो है संस्कृत के श्रम धातु से बना है, जिसका तात्पर्य है प्रयत्न करना या उद्यम करना। उद्यम माने समझते हो ना? प्रयास। तो आश्रम व्यवस्था श्रम धातु से बना है जिसका उद्देश्य है प्रयत्न करना या श्रम करना। इस प्रकार आश्रम एक ऐसा स्थान है जहाँ व्यक्ति प्रयत्न या उद्यम करता है। सामान्यतः आश्रम एक ठहरने का स्थान है जहाँ मानव आगे की यात्रा के लिए प्रयत्न करता है। ठीक है, यही चीज बताया। ठीक, अब 4 प्रकार का विभाजन कर दिया अपन। 4 प्रकार के विभाजन में पहला आश्रम हमारा आता है कौन सा? ब्रह्मचर्य आश्रम। ठीक, ब्रह्मचर्य की आश्रम जो है अलग अलग वर्ण व्यवस्था रहता था पहले, उसके लिए अलग अलग निर्धारित है। ब्राह्मण के लिए अलग है, क्षत्रिय के लिए अलग है, वैश्य के लिए अलग है, शूद्र को तो अलाउ नहीं था। ठीक है, तो ब्राह्मण के लिए 8 वर्ष, जब कोई बालक 8 वर्ष का होता था तो वो आश्रम में चला जाता था गुरु के पास। अगर क्षत्रिय की बात करूँ तो 11 वर्ष, और बालक वैश्य की बात करूँ तो 12 वर्ष। ये मतलब आइडियल एज ग्रुप था जिसमें अपेक्षा किया जाता था कि वो ब्रह्मचर्य आश्रम में चला जाए और अपने गुरु के समीप रहकर पठन पाठन करे, अध्यापन करे। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में किसी व्यक्ति से किस कार्य की अपेक्षाएं की गई है, क्या क्या बोला गया है? तो गुरु के समीप रहेगा, गुरु के निर्देशों का पालन करेगा, पठन पाठन करेगा, भिक्षा यापन से जीवन यापन करेगा, आत्म संयम बना के रखेगा, गुरु जो भी निर्देश दे, जो भी बात कहे, उनको पूर्णतः मानेगा। ये क्लियर हुआ ब्रह्मचर्य आश्रम? क्लियर हुआ? जैसे ही ब्रह्मचर्य कंप्लीट होता है वो पहुंचता है कहाँ? गृहस्थ आश्रम में पहुंचता है। गृहस्थ आश्रम में जब उसका विवाह संस्कार होता है तब फिर वो प्रवेश करता है गृहस्थ आश्रम में। ठीक है, गृहस्थ आश्रम में जब वह प्रवेश करता है तो व्यक्ति इसी आश्रम में रहकर धर्म अर्थ काम तीनों प्रकार की जो अपेक्षाएं हैं उसको पूरा करता है। ठीक है, अब यहाँ जो गृहस्थ आश्रम है इसमें रहकर व्यक्ति से अपेक्षा किया गया है कि प्रतिदिन वो 5 प्रकार के यज्ञ भी पूरा करें। ये क्वेश्चन आता है, आपके प्री में भी आता है। 5 प्रकार के यज्ञ उसको करना रहता है। हम लोग, आप लोग अभी नहीं करते होंगे, आपके दादा लोग, आपके पापा लोग करते थे। 5 नहीं तो कम से कम 3-4 प्रकार के तो करते ही थे, है ना? आप लोग अनायास उसको अगर देखे भी होंगे तो ध्यान नहीं दिए होंगे,
क्या क्या होता है मैं बता रहा हूँ, सुनना। गृहस्थ से प्रतिदिन 5 महायज्ञ की अपेक्षा की गई है। पहला है देव यज्ञ, पहला देव यज्ञ, नाम लिख लो पहले, फिर डिटेल बताऊंगा आपको। दूसरा है ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, और तीसरा भूत यज्ञ, भूत यज्ञ। चौथा पितृयज्ञ, पितृयज्ञ, और पांचवा अतिथि या मनुष्य यज्ञ, अतिथि या मनुष्य यज्ञ। देव यज्ञ माने कि ऐसा माना जाता है, हमारे जो पुराने ग्रंथ में लिखा हुआ है कि हमें जो मानव शरीर प्राप्त हुआ है ये ईश्वर का देन है, भगवान के द्वारा हमें धरती पे भेजा गया है, सभी सुने होंगे, ठीक है। तो उसको खुश करने के लिए, भगवान को खुश करने के लिए हमको आहुति जो देते हैं ना, स्वाहा करते हो ना, यही देव यज्ञ है। क्या है? देव यज्ञ, ठीक है। माने ऐसा माना जाता है कि ईश्वरीय कृपा से हम इस शरीर को प्राप्त किए हैं, तो उनके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए उनकी जो पूजा अर्चना की जाती है वही देव यज्ञ है, ठीक। दूसरा ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ मतलब हमारे जो ऋषि मुनि थे, जिन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया ज्ञान दिया, उनके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए हमें उनका नाम लेना चाहिए, उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए, इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, ब्रह्म या ऋषि ऋण। तीसरा होता है भूत यज्ञ। भूत यज्ञ मतलब होता है पहले जितने भी प्रकार के जो प्राकृतिक घटनाएं हैं उसको ईश्वर से जोड़ के देखा जाता था। पहले जब मनुष्य जब हुआ था उस समय जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं, जैसे कि सूरज उगा या बिजली चमका, ठीक है, या पानी गिर रहा है, तो इसको ईश्वर से जोड़ के देखते थे, है ना। इसको क्या करते थे? ईश्वर से जोड़ के देखते थे। तो ये जितने आकाश के प्रति आभार, सूर्य के प्रति आभार, जल के प्रति आभार, ये सारे जो है ना, पृथ्वी के प्रति आभार, ये क्या है? भूत यज्ञ। देखे होंगे खाना खाने से पहले आपके फादर लोग या आपके दादा लोग पानी लेके जो है ना ऐसे करके खाना को छिड़कते थे, देखे है ना, ये सब भूत यज्ञ का ही है। थोड़ा सा खाना लिए उसके बाद फिर ऐसे करके थाली के बगल में या नीचे डाल देते हैं, किसको? अपने पूर्वज को चढ़ाते हैं ना। ये सारी ये सब यज्ञ के अंतर्गत ही आता है जो आप लोग देखे हैं, ठीक है। इसी प्रकार होता है पितृयज्ञ। पितृयज्ञ मतलब होता है चूँकि पिता ने आपको पैदा किया है, आप पिता के प्रति ऋणी बन गए, ठीक है। चूँकि पिता ने आपको पैदा किया है, आपके ऊपर पितृ ऋण चढ़ा हुआ है। ये तब तक नहीं उतरेगा जब तक आप संतान उत्पन्न नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये पितृ ऋण है। पितृ ऋण से उऋण तब होता है व्यक्ति जब संतान उत्पन्न करता है, ठीक है। अगला होता है अतिथि यज्ञ। अतिथि यज्ञ माने कि हमारे घर में जितने भी प्रकार के अतिथि आते हैं, वो पशु पक्षी भी हो सकते हैं, वो साधु भी हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकता है, उसको जो है आते हैं तो उनको जो है आपके सामर्थ्य अनुरूप जो भी चीज़ें भेंट दो, चावल आवल जो देते हो ना, चिड़िया लोग के लिए पानी वगैरह बाहर रख दिए, गाय के लिए पानी बाहर रख दिए, ठीक है। ये सब यज्ञ के अंतर्गत ही सम्मिलित है। ये सब क्या है? यज्ञ के अंतर्गत ही सम्मिलित है, ठीक है। और अगर पूछेगा कि कितने प्रकार के रीढ़ होते हैं, ठीक है, तो यही सब रीढ़ है, यही सब रीढ़ है, ठीक है। यज्ञ की जगह आप रीढ़ लिख देंगे, भूत रीढ़, अतिथि रीढ़, ठीक है, ऋषि ऋण। सब लोग पढ़े होंगे धर्म के बारे में, पढ़े हो धर्म के बारे में, ठीक है। इसमें धर्म से जो टॉपिक है
उसमें से आपका 4 नंबर के क्वेश्चन भी आ सकते हैं और 8 नंबर के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। सभी धर्म के बारे में पढ़े हैं, कोई एक आध जने बताना चाहेगा? बताओ, ट्राई करो, ट्राई करो। ठीक है, धर्म जो है वो धारण करने के योग्य है। ठीक, धर्म जो है, ठीक है, नैतिक कर्तव्यों की व्यवस्था है। ठीक, मोस्टली जो क्वेश्चन आता है धर्म से रिलेटेड सोशियोलॉजी में, वो यही पूछता है कि धर्म क्या है और इसके कितने प्रकार होते हैं। यही क्वेश्चन आप पाओगे, है ना। तो दोनों को हम लोग बारी बारी से समझते हैं। धर्म क्या है? तो धर्म जो है संस्कृत के ध्री धातु से बना है, जिसका का अर्थ होता है धारण करना। तो करना क्या है धारण? तो धारण ऐसी चीज़ों को करना जो मानव को कर्तव्य बोध का आभास कराए। ठीक, माने कि ऐसी नैतिक नियम, वैल्यूज, कार्य जो व्यक्ति को उनके कर्तव्यों का बोध कराए, धर्म के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। अगर पुस्तकी भाषा में मैं जाऊं तो ये बोल रहा है धर्म मनुष्य के कर्तव्य बोध से जुड़ा है, अर्थात धर्म एक ज्ञान है जो व्यक्ति को विभिन्न कर्तव्यों को बताता है और कर्तव्य पथ पर चलते रहने की प्रेरणा प्रदान करता है। ठीक, मतलब धर्म कहाँ से जुड़ा? कर्तव्य बोध से जुड़ता है। ऐसे ज्ञान है, ऐसे नियम है, ऐसे कार्य है जो व्यक्ति को कर्तव्य बोध से अवगत कराता है, परस्पर जोड़ता है। वो क्या है? धर्म। ठीक, तो इसके प्रकार कितने हैं धर्म के? 3 प्रकार बताए गए हैं। धर्म के कितने? 3 प्रकार। एक मैसेज कर ले रहा हूँ मैं। ठीक है, धर्म के कितने प्रकार बताए गए हैं? 3। सामान्य धर्म, विशिष्ट धर्म और आपद धर्म। सामान्य धर्म, विशिष्ट धर्म और आपद धर्म। आपद ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो 2 नंबर में विशिष्ट धर्म क्या होता है ऐसा भी पूछता है, आपद धर्म क्या है ऐसा भी पूछता है। ठीक है, सामान्य धर्म, सामान्य धर्म वे ऐसे नैतिक नियम है, आचरण है जिसके हिसाब से व्यक्ति को अपने आप को कार्य करना पड़ता है। उसके हिसाब से अपेक्षा किया जाता है कि व्यक्ति समाज में रहेगा तो ऐसा काम करेगा। ये सामान्य धर्म है। जैसे कि बड़ों का आदर करना, अगर कोई आए घर में तो उनको पानी पूछना। ठीक है, ये व्यक्ति के ऐसे व्यवहार है जो समाज अपेक्षा करता है कि आप उसको करो। ये क्या हो जाता है उसका? सामान्य धर्म। धर्म का मतलब यहाँ कर्म से है ना, कार्य से है, याद रखना। ठीक है, तो सामान्य धर्म ऐसे धर्म है जो समाज व्यक्ति से अपेक्षा करता है कि आपको समाज में रहना है तो ऐसे काम को करना होगा। ठीक है, हाँ निकल जाओ तीरथ, हाँ निकल जाओ, चलो ठीक है।
अब विशिष्ट धर्म क्या होता है? विशिष्ट धर्म क्या होता है? ठीक है, समझना विशिष्ट कर्म जो समय, परिस्थिति और स्थान विशेष को ध्यान में काम किया जाता है या जिस काम की समाज अपेक्षा करता है वो उसका विशिष्ट धर्म है। जैसे कि ब्रह्मचर्य सुने हो ना, आश्रम, या गृहस्थ आश्रम सुने हो ना, या वानप्रस्थ या संन्यास। ठीक है, तो ब्रह्मचर्य में समाज अपेक्षा करता है कि आप ब्रह्मचर्य के अनुरूप आचरण करें, न कि गृहस्थ के अनुरूप। गृहस्थ आश्रम में अपेक्षा किया जाता है कि आप गृहस्थ के रूप में, न कि ब्रह्मचर्य के रूप में। ठीक है, तो मतलब जो स्थान, समय और परिस्थिति के अनुरूप व्यक्ति से जिस कार्य की या जिस व्यवहार की, आचरण की अपेक्षा समाज करता है वो उसका कहलाता है विशिष्ट धर्म। क्लियर है? अब यहीं पर एक आता है आपद धर्म। आपद धर्म क्या है? तो समाज ने व्यक्ति को पूरी तरह बांधा नहीं है, उसने खुला भी छोड़ा है कि कई बार उसके सामने ऐसी परिस्थिति आ जाता है जब उसको अपने सामान्य और विशिष्ट धर्म को तोड़ करके उल्लंघन करके कार्य करना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति जो है कहलाता है आपद धर्म। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एग्जाम्पल से समझना आप लोग। अगर आप बीमार हो, ठीक है, और शराब उसकी दवा है। अगर आप बीमार और शराब, देखो शराब पीना समाज के नियम के अनुसार तो सही नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर उससे रोग ठीक हो रहा है, आपका क्या हो रहा है, रोग ठीक हो रहा है, तो समाज अलाउ करेगा कि आप पी सकते। ठीक है। दूसरा, किसी व्यक्ति से मारपीट करना, ये आपके सामान्य धर्म या विशिष्ट धर्म में आता है क्या? नहीं आता। लेकिन कोई चोर चोरी कर रहा है, आपका पैकेट मार रहा है, या कोई ज़बरदस्ती आपको मारपीट कर रहा है, तो सेल्फ डिफेंस में आप उनको मार सकते हैं। ठीक है, माने कि आपद धर्म एक ऐसा धर्म है या ऐसा कार्य है जो आपात में या संकट के समय व्यक्ति को सामान्य या विशिष्ट जो धर्म है उससे ऊपर उठकर या उससे इतर कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। बच्चों को कैसे मिलेगा दायित्व निभाने का मौका? वो कैसे सीखेगा कि इसको आगे लेके जाना है? ये जो स्तर बांटेंगे इससे विकास होगा बच्चे का भी और बेटा का। ठीक है, मतलब समझो, जैसे ही बच्चा आगे कर्तव्य क्या क्या है, गृहस्थ जीवन के पश्चात ऐसा माना जाता है कि जब व्यक्ति 25 साल की उम्र में ब्याह करेगा तो 50 साल के होते होते उसका जो बच्चा है वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने वाला होगा और इसको गृहस्थ जीवन से अब संन्यास की ओर जाना होगा, माने वन की ओर गमन करना होगा। ठीक है, तो इस कारण जब व्यक्ति 50 की उम्र में पहुंचने लगता है तब उसे वानप्रस्थ की ओर गमन करने की अपेक्षा समाज करता है। और वानप्रस्थ आश्रम में फिर उससे जो जिस व्यवहार की अपेक्षा है वो क्या है, संयमित जीवन जीना, सभी को समान रूप से देखना, आपने समाज में रहते हुए जो सीखा है वो किसी और को सिखाना, ठीक है, वो भी निःशुल्क। ठीक, घास फूस से बना कुटिया हो उसमें आप निवास करो। पहले आप महल में भले ही रहते थे, लेकिन अब आपसे अपेक्षा है कि घास फूस की बनी कुटिया में आप रहो, वेदों उपनिषदों का अध्ययन करो, तप करो। ये सारे प्रकार के जो व्यवहार है वो वानप्रस्थ व्यक्ति से अपेक्षा किया गया है।
ठीक। अब व्यक्ति का उम्र हो गया 75 साल, व्यक्ति का उम्र 75 साल, ठीक है। अब फिर उसके बाद वो पहुंच जाता है कहाँ? संन्यास आश्रम में, संन्यास आश्रम में। तो जब वो सन्यासी बन जाता है तब वो क्या समाज का सदस्य रहता है? नहीं रहता, क्योंकि वो समाज से कट के फिर अपने आप को अकेले में रखकर तप करता है, ठीक है। इसमें अपेक्षा किया गया है कि दिन में केवल एक बार वो भोजन करे, किसी से मिलने पर प्रसन्नता भी व्यक्त मत करे, माने कि सारे परिस्थिति में वो समान रहे, न रोए न हंसे, ठीक है। भिक्षावृत्ति करे, बाह्य और आंतरिक पवित्रता पर विशेष ध्यान रखे, बाहर की पवित्रता और मन की भी पवित्रता, इस पे ध्यान रखे। क्षमावान बने, क्षमावान बने। ब्रह्मचर्य के लिए मान लीजिए आए हुए विद्यार्थीगण हैं, उनको शिक्षा प्रदान करे, सत्य बोले इत्यादि कई प्रकार के हैं। ये आपका हो गया संन्यास आश्रम। आश्रम क्लियर हुआ आपको? क्लियर हो गया आश्रम? अब इसका फीचर मैं एक बार आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ, वो उसमें से जो हमने अभी तक जो चर्चा किया उसी में से निकला है। मानवीय गुणों का विकास करता है, मानव गुणों का विकास करता है, ठीक है। मानव का जो व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी, उससे विकसित होता है, व्यक्तित्व का विकास करता है। समाज के प्रति उसके क्या कर्तव्य हैं या क्या उसके दायित्व हैं, उसका बोध उसको कराता है, ठीक। पीढ़ी, युवा पीढ़ी को समय पर अधिकार दिलाता है। 50 साल की उम्र में रिटायर हो जाओ और आपके बच्चे आके आपको गृहस्थ संभालेंगे, ठीक है। युवा पीढ़ी के अधिकार की बात करता है। मानव को संयमित जीवन जीना सिखाता है, ठीक है। समाज के प्रति समान दृष्टिकोण अपनाने को प्रेरित करता है। ये चीज़ें निकल के आई ना, इतनी सारी चर्चा में निकल के आई, ठीक है। आश्रम व्यवस्था क्लियर? आप अपना टॉपिक को नोट कर लेना, कौन कौन सा कवर किया हूँ मैं, ठीक है। हाँ, एक बार और, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आता है कि आश्रम व्यवस्था का महत्व क्या है ना, तो हम लोगों ने अभी जो चर्चा किया उसी में से हमको निकालना है। जैसे मानव को संयमित जीवन जीना सिखाता है, आने वाली पीढ़ी के अधिकारों का संरक्षण करता है, सभी को समान दृष्टिकोण से देखना सिखाता है, मानव के व्यक्तित्व का विकास करता है, उनके आंतरिक गुणों का विकास करता है, समाज के प्रति कर्तव्य और दायित्वों का बोध कराता है। क्लियर है सभी? क्लियर है? अभी तक हमने जितने भी टॉपिक पढ़े हैं उसमें से अगर डाउट हो तो आप एक बार पूछेंगे आज। वानप्रस्थ और पिता के रूप में मेरा बालक पिक्चर जाने के लिए बोल रहा है और मेरे दोस्त लोग घूमने जाने के लिए बोल रहे हैं, तो मैं कहाँ जाऊँ? तो दो परिस्थिति के बीच जो तनाव उत्पन्न हुआ वही परिस्थिति संघर्ष। ठीक, क्लियर? क्लियर है? तैयारी करता है। तो वानप्रस्थ आश्रम में जब प्रवेश करेंगे आप, संयमित जीवन जीना प्रारंभ करेंगे, ठीक। घर की ओर न जाके समाज के प्रति, पहले आपका दृष्टिकोण घर प्राथमिक था, अब समाज प्राथमिक हो जाएगा। समाज के हित के बारे में सोचेंगे आप, न कि केवल घर के बारे में, ठीक। और जैसे ही आप इसमें चले जाते हैं वानप्रस्थ में, तो आप समाज से भी पृथक हो जाते हैं। उसमें केवल आप अपना और ईश्वर का, जो तपस्या करते हुए वो है ना ऋषि, उनको याद रखिए, ठीक है। इसीलिए वानप्रस्थ आश्रम के व्यक्ति को समाज से पृथक माना गया है, समाज में सम्मिलित माना नहीं माना गया है, ठीक है। हालांकि आवश्यकता पड़ने पर अगर आप उसके पास जाएंगे तो वो आपकी मदद करते हैं,
ठीक है। किसी भी टॉपिक में अगर कुछ बात करना हो आप बता सकते हैं। इसको कौन बताएगा? कोई नहीं बता पाएगा, माने कि मैं सही समझा नहीं पाया हूँ। कौन बताएगा? ठीक। तो मैं जब 50 साल का होऊंगा तो मेरा बच्चा कितने साल का होते रहेगा? 24-25 साल का होते रहेगा। तो जब मैं गृहस्थ छोड़ के संन्यास जाऊंगा तब तो मेरा बच्चा गृहस्थ में प्रवेश करेगा। ठीक है। तो पीढ़ी के अधिकारों का संरक्षण हुआ कि नहीं? अगर मैं गृहस्थ छोड़ूंगा तब तो वो गृहस्थ पकड़ेगा। गृहस्थ छोड़ने का मतलब है मुखिया। अब समझ में आया? उस समय फिर मुखिया बनेगा आपका लड़का। आप जब वानप्रस्थ जाएंगे तब फिर घर का मुखिया कौन बन जाएगा? ठीक है। एक टॉपिक और बता दूं? हाँ रुको, हाँ क्वेश्चन है, हाँ बताओ जोर से। हाँ बताओ। अच्छा, लोकाचार समाज कल्याण से कैसे जुड़ा हुआ है? ठीक हो, मैं दूसरा उदाहरण देता हूँ ना। ठीक है, कपड़े वाला उदाहरण तो दिया था, दूसरा उदाहरण देता हूँ। सिपाही है कोई, ठीक है। सिपाही का काम है जंग लड़ना। ठीक है। मान लो लोग उनके बीच आके गिर गया, बाकी लोग नहीं देख पाए, वो देख लिया। ठीक है। तो उसका पहला काम क्या होगा? अपने लोगों को बचाना। ठीक है, अपने लोगों को बचाना माने कि वो या तो बम के ऊपर कूद जाएगा या उस बम को अपने लोगों से दूर ले जाएगा। ये क्या, ये ऐसे व्यवहार है जो सिपाही से अपेक्षा है। ये ऐसा व्यवहार है जो सिपाही से अपेक्षा है। अगर वो ये व्यवहार नहीं करेगा और उनके सीनियर को पता चल जाएगा तो उसको क्या सजा मिलेगा? कठोर दंड मिलेगा कि नहीं? तो ये व्यवहार समाज के कल्याण से जुड़ा कि नहीं? जुड़ा ना। देखो, जनरीति की आवश्यकता थी इलाज करना, तो उसकी पूर्ति के लिए क्या बना दिया हमने? हॉस्पिटल नामक संस्था, माने कि मानवीय आवश्यकता की पूर्ति का साधन है। व्यक्ति इसको हमेशा विरासत में प्राप्त करता है। आप चले जाएंगे लेकिन ये बना रहेगा, आपके बच्चे उसका उपयोग करेंगे। ठीक है, स्कूल बना रहेगा, हॉस्पिटल बना रहेगा। तो 4-5 फीचर निकल गया 4-5 फीचर। ठीक है। ये जो संस्था है इसको व्यक्ति अपने विरासत में ही प्राप्त करता है। बढ़ू आगे। चलाते व्यक्ति हैं। ठीक है, नियमों की कार्यप्रणाली है, व्यक्ति इसके सदस्य नहीं होता। ठीक है, इसलिए देखो सुनो, ये क्या करते हैं? सहयोग करते हैं, प्रभावित करते हैं, तो वे एक समूह का निर्माण करते हैं। ठीक। अब बस स्टैंड में मैं खड़ा हूँ, मेरे बगल में भी 2 लोग खड़े हैं। हम लोग का उद्देश्य एक ही है, बस में चढ़ना और जाना। क्या हम लोग समूह हैं? क्यों समूह नहीं है? क्योंकि वो एक दूसरे के प्रति जागरूक नहीं है, एक दूसरे को किसी भी रूप में प्रभावित नहीं कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही बगल वाला जो व्यक्ति खड़ा है उसको मैं बोला कि अपना परिचय दिया और उसका परिचय लिया, उसके बाद फिर हम लोग समूह का निर्माण करना चालू कर दिए। क्यों? हम लोग एक दूसरे को फिर जानने लगे, एक दूसरे को प्रभावित करने लगे। तो ये होता है समूह। इसका अगर मैं फीचर निकालूं तो वही फीचर निकलेगा,
2 या 2 से अधिक व्यक्ति का, ठीक है, व्यवस्था है ये, और मूर्त है और अस्थायी है क्योंकि समूह के सदस्य कभी भी जा सकते हैं, और ऐच्छिक सदस्यता है, मेरी मर्जी मैं रहूं कि ना रहूं समूह में। समझ में आ रहा है कैसे निकलते हैं फीचर? कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको क्लियर नहीं हो रहा प्लीज मेरे को बता देंगे। क्लियर हुआ? हुआ क्लियर? इसी में एक होता है प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह और संदर्भ समूह। प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह और संदर्भ समूह। ठीक है, प्राथमिक समूह में आप अपने माइंड में जो ध्यान रखेंगे, परिवार, पड़ोस और प्ले ग्रुप, क्रीड़ा समूह। ठीक, और द्वितीयक समूह में किसी भी क्लब को आप लोग ध्यान में रखना। निश्चित उद्देश्य नहीं होता, उनका उद्देश्य समान होता है। इसको करने के लिए क्या बना दिया अपन? स्कूल नामक संस्था। व्यक्ति लोग का इलाज अच्छे से हो, इसके लिए हमने क्या बना दिया? हॉस्पिटल नाम की संस्था। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? तो संस्था जो है, चूंकि नियम है, आमने सामने के घनिष्ठ संबंध होते हैं। घनिष्ठ संबंध मतलब समझ रहे हो, जिसके बिना नहीं रहा जा सकता, उसको बोलते हैं ना घनिष्ठ संबंध। तो प्राथमिक समूह एक ऐसा समूह है जिसके सदस्यों के मध्य परस्पर घनिष्ठ संबंध पाया जाता है, और परिवार, पड़ोस और क्रीड़ा समूह को इसके उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं। ठीक, ठीक है। तो प्राथमिक समूह का बात जैसे ही आया तो उसमें 2 चीज़ आपको याद रखना है, इसका उदाहरण याद रखना है, परिवार, पड़ोस और क्रीड़ा समूह, और इसके बीच जो घनिष्ठ संबंध है ये, बस ये अगर आपने आंसर में डाल दिया आपको पूरे नंबर मिलेंगे। क्योंकि जो चेकर होता है ना, तो चेकर सोशियोलॉजी का चेक करते समय शब्द को खोजता है वो। ठीक है। अब अगर द्वितीयक समूह में बोलूं, द्वितीयक समूह बोलूं तो मतलब किसी क्लब का कोई आप सदस्य हो, मान लो जहाँ टेनिस वगैरह चल रहा है, टेनिस क्लब ले लो, उसके सदस्य हो आप, तो उसमें जो संबंध होंगे ये परस्पर घनिष्ठ संबंध होंगे क्या? नहीं होंगे। औपचारिक होंगे कि अनौपचारिक होंगे? औपचारिक संबंध होंगे, औपचारिक होंगे। ठीक है, वी फीलिंग भी यहाँ नहीं होगा। उदाहरण समझ में आया दोनों का, प्राथमिक समूह द्वितीयक समूह का? क्लियर हो आप लोग? इसी में अंतर पूछता। हाँ, द्वितीयक समूह, परिवार, पड़ोस और क्रीड़ा समूह को छोड़ के जितने समूह आपको मिलेंगे वो आपके लिए द्वितीयक समूह है। वो आपके लिए क्या होगा? द्वितीयक समूह है। क्यों? क्योंकि जो घनिष्ठता का संबंध है, जिसके बिना आप नहीं रह सकते, वो आपके प्राथमिक समूह है। क्या फैमिली के बिना आप रह सकते हैं? नहीं रह सकते। क्या अच्छा, पड़ोस बोलने का मतलब ये शहर का पड़ोस नहीं, गांव के जो पड़ोस है वो। ठीक है, क्योंकि गांव के पड़ोस में आज भी क्या होता है? बहुत घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। और मान लीजिए आपके घर किसी कुछ अनहोनी हो जाता है तो उनके घर भी चूल्हा नहीं जलता है, पता है ना, गांव में आज भी। ये क्या है? घनिष्ठता का संबंध है ना। ठीक है, तो ये आपके प्राइमरी ग्रुप हो गए। और सेकेंडरी ग्रुप जिसमें जो है ना आपस में घनिष्ठता नहीं होता, आपसी संबंधों में संबंध जहाँ औपचारिक प्रकार के होते हैं, वैसे समूह आपके हो जाते हैं सेकेंडरी ग्रुप। ठीक है, द्वितीयक समूह। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? देखो, पुस्तकी भाषा जो है आपको बुक में बहुत सारी मिल जाएगी, बुक में आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। मैं केवल आप लोग का यहाँ जो है ना उदाहरण के माध्यम से आपको उस जगह पहुँचाने का बस प्रयास कर रहा हूँ।
ताकि आपको अगर हाँ प्ले ग्रुप और क्लब में क्या अंतर है सुनो। किसी भी बच्चे की पहली पाठशाला क्या होती है? फैमिली। किसी भी बच्चे का पहला पाठशाला उसका परिवार होता है, ठीक है। बच्चा जब परिवार से निकलता है तो पहली बार इंटरेक्ट किसके साथ होता है? अपने स्कूल के दोस्तों के साथ, जिसके साथ वो खेलता है, ठीक है। और जैसे ही वो 12 साल 13 साल की उम्र में पहुंचता है, आप ध्यान देना सारे बच्चों में कॉमन है, ठीक है। दोस्तों के प्रति लगाव उसका बढ़ते जाता है और मम्मी पापा के प्रति लगाव उसका क्या होता जाता है? होता है कि नहीं ऐसा? क्वेश्चन कौन पूछा था? क्लियर हुआ अभी? ये हो गया। अब क्लब, इसमें अंतर बोल रहा है ना, तो क्लब जो होता है ना वो सेकेंडरी ग्रुप का एग्जाम्पल है, क्योंकि क्लब में जो है हम किसी भी प्रकार के घनिष्ठ संबंध से नहीं जुड़े रहते। वो हमारी स्वेच्छा पर निर्भर करता है कि हम उसके सदस्य बने कि ना बने, ठीक है। एक होता है रेफरेंस ग्रुप, हीन नीचा करता है ना, हाँ। संदर्भ समूह की तुलना में व्यक्ति अपने आप को हमेशा हीन महसूस करता है। हीन माने कि कमतर, अपने आप को कमतर समझता है, इसीलिए उस जगह पहुंचने के लिए वो मेहनत करता है, ठीक है। फीचर निकल रहा है ना। और क्या है? व्यक्ति हमेशा संदर्भ समूह का सदस्यता प्राप्त करने का इच्छुक रहता है, हमेशा। व्यक्ति अपने समूह से संदर्भ समूह के कारण पृथकता और अलगाव भी झेलता है। कैसे? हाँ, अभी आप मान लो 5 लोगों का ग्रुप बना है आप लोग का स्टडी का, ठीक है। 5 लोगों का आपका ग्रुप बना है स्टडी का। उसमें से कोई एक ऐसा दोस्त होगा जिसका जान पहचान होगा बड़े अधिकारी लोग से, समझना, ठीक है। तो वो तो ऑलरेडी उसका संदर्भ समूह है, वो अधिकारी लोग, ठीक है। उसकी इच्छा है उसके जैसा बनने का, अधिकारी लोग के जैसा। उसके साथ उठना बैठना वो चालू करेगा। अपने ग्रुप को तवज्जो कम देगा, तो उसकी स्थिति क्या हो जाएगी? अपने ग्रुप से अलगाव की, पृथकता की। हाँ, अच्छा क्वेश्चन है। मूर्त किसको बोलते हैं? जिसको हम देख सकते हैं वो मूर्त है, ठीक है। तो समुदाय के रूप में हम उस जनजाति को उस भौगोलिक क्षेत्र में देख सकते हैं, ठीक है। समिति भी मूर्त है, क्यों? क्योंकि समिति के रूप में उन सदस्यों को हम देख सकते हैं, ठीक है। ये जो जितना लिखा हूं ना, इसमें से केवल आप ये संस्था और ये समाज, ये दोनों अमूर्त होता है, बाकी तीनों मूर्त होता है। क्यों? क्योंकि इसको देख सकते हैं, मानव जो है, व्यक्ति जो है, इसके सदस्य होते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं? क्वेश्चन मार्क दिख रहा है चेहरे में? नहीं हुआ? हाँ, होगा। जब मैं समाज और संस्था को क्लियर करूंगा ना, अमूर्त क्यों होता है ये, तो ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जहाँ भी अवधारणा पाया जाएगा कि इसमें ये 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों से मिलकर बना है, वो मूर्त ही होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें व्यक्ति सम्मिलित है। समिति में व्यक्ति सम्मिलित है, समुदाय में व्यक्ति सम्मिलित है, समूह में व्यक्ति सम्मिलित है, इसलिए वो मूर्त है। समाज में व्यक्ति सम्मिलित नहीं है। क्यों नहीं है? मैं अभी समाज में जाऊंगा तो बताऊंगा। संस्था में व्यक्ति सम्मिलित नहीं है, वो भी अभी आगे जाऊंगा तो बताऊंगा, ठीक है। उससे पहले समूह को एक बार समझ लेते हैं। समूह में पहुंचे अपन? समूह पहुंचे?